1,38,000 स्क्वायर मीटर की यहाँ पर पैसेंजर बिल्डिंग रहेगी, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग रहेगी, लेकिन वो बढ़कर फेज 3 और 4 में तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मीटर की हो जाएगी। प्रोजेक्टेड पैसेंजर कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो अभी आप प्रति वर्ष तकरीबन 12 लाख पैसेंजर्स ये आप एक तरह से हैंडल कर पाएगा, और अपने अंतिम चरण के बाद में तकरीबन आप देखें तो करीब 5 करोड़ पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उसकी कैपेसिटी इसकी रहेगी। माफ कीजिएगा, पहले फेज में 1,20,00,000 की कैपेसिटी है, और अगर प्रोजेक्टेड कार्गो की बात की जाए तो इस वक्त 2.5 लाख टन फेज 1 में ये कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, और फेज 4 खत्म होते होते 15 लाख टन इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये उद्घाटन आज एयरपोर्ट का किया जाएगा, वो फेज 1 की बात की जा रही है। लेकिन केवल इतना ही एयरपोर्ट नहीं रहने वाला है, इसके कई आयाम है, कई एक्सपेंशन की कई ज्यादा यहाँ पर कैपेबिलिटी है, एक तरह से पोटेंशियल इसका एक्सपेंशन का है, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा अक्षय टेक्नोलॉजिकली एक तरह से एडवांस्ड एयरपोर्ट और क्योंकि हम इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें अक्षय, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कमाल अगर हम देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन है, समर्पित इंटरचेंज है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की जाए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रे है, और इसी वजह से सड़क, रेल और रैपिड रेल तीनों का संगम देश का सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक बहुत अहम उदाहरण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप देखिए तो आप इस वक्त अब तक दिल्ली एनसीआर रीजन की बात की जाए तो केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ था जो आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली का था, लेकिन जिस तरह से कैपेसिटी उसकी एक मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, 4 रनवेज वहां पर बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी जरूरतें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड की जरूरतें लोगों को ज्यादा लग रही है, तो ऐसे में इस एयरपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा थी। और अब ये दोनों एयरपोर्ट एक तरह से एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम यानी कि एक साथ काम कर पाएंगे। तो जितने लोड कैपेसिटी आईजीआई की थी उसको ट्रांसफर कहीं ना कहीं यहाँ पर कर दिया जाएगा, उससे वहां पर पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमें लगता है कि पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है तो कार्गो को शिफ्ट करके कहीं और किया दिल्ली एयरपोर्ट पे किया जा सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह ये दोनों एयरपोर्ट काम करेंगे, और इस रीजन में एक तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को कई गुना इस एयरपोर्ट से बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अगर एयरपोर्ट आता है तो बिजनेसेस आते हैं, मॉल्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं रीजन में। और लोग, जिन लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो जमीन एक समय पे बंजर पड़ी हुई थी, एक तरह से उसे सोना और एक तरह से उगाने की मशीन में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि एक उसको इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि ना सिर्फ अब हम यहाँ पर एक बनने वाली फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि तरह तरह के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अब हम एक तरह से अब हम देखेंगे। साफ तौर पर अक्षय, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की दिशा में लगातार सरकार की प्रतिबद्धता देख रहे हैं, और ऐसे में मेक इन यूपी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के तौर पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम सेतु के रूप में काम करेगा। बिल्कुल अहम सेतु के तौर पे काम करेगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट और ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब केवल वही बनती है वहां बनती है जहां से उनका जो गुड्स है उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, उनको भेजा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी पोर्ट सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, पोर्ट के आसपास जितने भी शहर हो, वहां पर निर्यात और एक तरह से व्यापार हमेशा से होता रहा है। लैंडलॉक्ड एरियाज में ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि जो कच्चा माल हो उसको लाना और जो विदेशों में एक तरह से एक्सपोर्ट करना, वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट के आने से अब इंटरनेशनली सामान एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनेसेस को आसानी रहेगी, बल्कि विदेशी बिजनेसेस को भी अगर एक तरह से पोटेंशियल देखना है तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जमीन काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, तो उनका यूटिलाइजेशन एक बेहतर तरीके से अब किया जा सकेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए नए बिजनेसेस आएंगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें काफी तेजी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यही अक्षय, जब हम ईज ऑफ जर्नी की बात करते हैं, ईज ऑफ जर्नी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग एविएशन के साथ जुड़ी हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। तो ये तमाम तीनों सुगम और सुखद अनुभव यात्रा के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से और एविएशन इंडस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी साबित होने का होगा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अहम हो जाता है। अगर कोई भी बिजनेस आप लगाना कहीं चाहे, कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होती है
वो अपना बिजनेस कहीं ले जाना चाहे तो वो ये देखते हैं कि किस तरह से अगर उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कितनी आसानी से वो किया जा सकेगा। अब अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उनके लिए केवल और केवल दिल्ली एयरपोर्ट ही एक ऐसा जरिया था जहां से वो अपने गुड्स इंटरनेशनली भेज पाए। लेकिन अब जेवर में एयरपोर्ट आने की वजह से अब ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। जो एक्सपोर्ट जो एक तरह से ट्रैवल का कॉस्ट था, जो कार्गो का कॉस्ट था, उसमें भारी कमी आएगी क्योंकि दिल्ली तक आपको चीजें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जेवर से अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए अगर आपको सामान चाहिए वो आ सकता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ताजमहल जैसी जो श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है। एक बार करतल ध्वनि के साथ सभी खड़े होकर अभिनंदन वंदन करें ऐसे युग पुरुष, ऐसे युग प्रवर्तक, माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। हर तरफ से ये श्री नरेंद्र मोदी जी, हर तरफ से ये गूंज, ये आवाज, ये स्वर आने चाहिए आपकी तालियों के साथ भी और आपके मुखार बिंदु से भी। सभी का निवेदन आप सभी से, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। देवियों सज्जनों, सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज बहुत अद्भुत घड़ी है। एक नए इतिहास के सृजन का यह ऐतिहासिक अवसर है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। इतना ही नहीं, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा यानी MRO सुविधा का भी शिलान्यास वे अपने करकमलों से करेंगे। आइए, सौभाग्य की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर पधारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन, अभिनंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनका भी आप सबके करतल ध्वनि के साथ स्वागत है। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का। यहां मंच पर विराजमान विभूतियों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी जो गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री भी हैं, गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण, मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य विभूतियों का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस पुनीत अवसर पर। और स्वागत उस विशाल जन समुदाय का भी देवियों सज्जनों, आप सबका जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पधारे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए वंदन, अभिनंदन आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रदेशवासियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच की ये कलाकृति, भगवान बुद्ध का एक सुंदर स्वरूप, आपकी तालियों, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी को कि वे ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर जब आप इतनी ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ अभिभूत यहां उपस्थित हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे। माननीय मंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी,
माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और जेवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मेरा स्वागत है। हम सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं, बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहाँ एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहाँ बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहाँ पे उत्पाद हुआ, जो उगाया हुआ उत्पाद है, देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुंच सकेगा। और 40 एकड़ में बन रही एमआरओ सुविधा की भी साथ यहाँ के युवाओं को हाई स्किल्ड जॉब्स और यहाँ के एविएशन सेक्टर को भी एक आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले जेवर और इसके आसपास के लोग कामकाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अब जेवर कामकाज के लिए यहाँ पे आएंगे। जब यात्री यहाँ आएंगे तो लोगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साथ ही रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से वो भी एक जमाना था जब हवाई यात्रा वो खास आदमी के लिए होता था, पर अब अगर देखेंगे तो देश में आम आदमी का यात्रा हवाई यात्रा बन चुका है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही इसी की तरह उड़ान योजना जो हमारे देश में लागू हुई थी, उसके साथ ही बहुत ज्यादा सक्सेस हमें एविएशन में देखने को मिला। और आज उड़ान योजना के तहत मोदी जी ने 10 साल के लिए इस योजना को और भी बल, और भी शक्ति और भी प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार की वजह से आज एविएशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी बढ़ोतरी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला। और इसका पूरा लाभ देश के आम नागरिक को अब मिलने वाला है, क्योंकि वो आम नागरिक जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए खास नागरिक है। दोस्तों, और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार प्रमुख के तहत रिकॉर्ड 8,936 दिन पूरे किए हैं आज तक। और आपको जानना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी इतने दिन से सरकार प्रमुख थे। इसका मतलब ये है कि इतनों दिन से 8,900 करीब दिन से लगातार बिना रुकावट से, बिना थकावट से देश के लिए, देश की जनता के लिए लगातार सेवा करते रहे। ये सोच, ये विचार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और एक भी दिन कभी विराम नहीं, एक भी दिन कभी आराम नहीं, क्योंकि उनको आनंद मिलता है देश की सेवा करने के लिए, देश को विजय पथ पर आगे रखने के लिए, देश को कर्तव्य मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। और कुछ दिन में काम के बाद ये हम सबको अगर देखेंगे तो कभी न कभी ऐसा लगता है कभी विराम कर ले, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा लेना होगा, जिनके लिए दिन और रात एक ही संकल्प है, भारत का विजय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत,
उड़ान भारत और विकसित भारत, उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम भारत से जुड़ा होता है। उनकी सोच किसी प्रांत, किसी जाति या किसी वर्ग के लिए सीमित नहीं है। वो करते हैं काम हमारे भारत के लिए। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है और उनका परिवार भारत है। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। और मेरे लिए भी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, नागर उड्डयन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अपने योगदान देने का एक अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला। और मैं कहना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का भी विशेष समर्थन मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उड्डयन प्रदेश बन रहा है, उत्तम प्रदेश भी बन रहा है। यहां पे क्राइम को घटाया, कॉमर्स को बढ़ाया, कंफ्यूजन को खत्म किया, कनेक्टिविटी को बढ़ाया, करप्शन को हटाया और कॉन्फिडेंस को यहां पे बढ़ाया। एनडीए की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश और काफी आगे जाने की संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर की स्थापना से लेकर कानून व्यवस्था को सशक्त करने तक आज उत्तर प्रदेश का यह नया स्वरूप पूरे देश को ही प्रेरित कर रहा है। अंत में एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण एक दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं जेवर वासियों को, खास करके यहाँ पे युवाओं को, यहाँ पे किसानों को, पूरे देश की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे इस पे काम करे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी लेबर को और खास करके ज्यूरिक एयरपोर्ट की टीम को और यहाँ पे काम किया हुआ टाटा प्रोजेक्ट्स उनके टीम को भी मैं बधाई देता हूं। ये पूरे देश के लिए ही एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। आपको वो दिन भी याद रहेंगे जब जेवर की बात होती थी, देश में कभी होती थी तो क्राइम की बात करते थे, पर कल से आप देखेंगे जब जेवर की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे। ये सपना सच करके दिखाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए हम सब साथ पर उनका संकल्प जो है विकसित भारत 2047 को पूरा करने में हर आदमी को, हर युवा व्यक्ति को साथ में मिलकर चलना होगा। पूरे विश्व को दिखाना होगा भारत की ताकत क्या है। उसके लिए मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं विराम लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, अंत्योदय से सर्वोदय तक का संकल्प साकार करने वाले और गांव से शहर तक के विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कि आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के अत्यंत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण श्री धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, तेजपाल नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी, जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। वहां पे अव्यवस्था का माहौल है, उन्हें अपने कार्य की अवधि को कम करना पड़ रहा है, उत्पादन को रोकना पड़ा है, पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ा है। लेकिन भारत के अंदर निर्बाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखना, दाम को नियंत्रित करना और कल का ऐतिहासिक फैसला भी, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, मैं इसके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। विकास की नई ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत भी हो, यह निर्णय उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में
नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो और जिसका शिलान्यास आपने रखा था, आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे।
यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहां विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहां पर निवेश के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। डाटा सेंटर से संबंधित यूनिट भी यहां पे स्थापित हो रही हैं। आने वाले दिनों में अत्याधुनिक फिनटेक सिटी के निर्माण का कार्य और पूरे एनसीआर में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहां पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। मान्यवर, सीमलेस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एयरपोर्ट, एविएशन फ्यूल फॉर्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, एमआरओ के साथ ही आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित ईज ऑफ जर्नी की संकल्पना को आपके मार्गदर्शन में आज यह एयरपोर्ट साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होने से अब उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आज इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ जुड़ रही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मान्यवर, आपने हमेशा से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि जो भी करना है, बड़ा करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा बनने की दिशा में उसे अग्रसर करना है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके निर्माण की दिशा में ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यहां के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में, जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, आपने विकसित भारत की जो संकल्पना पूरे देशवासियों को दी है, उस संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। रनवे प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के साथ ही दूसरा रनवे इसके साथ आएगा और इस प्रकार से 5 रनवे इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो यह अपने आप में
एक बड़े और विकसित एयरपोर्ट के रूप में, ग्लोबल एयरपोर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरासत और विकास की इस कर्मभूमि पर, विरासत और विकास की उनकी स्वयं की कर्मभूमि पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के लोकार्पण के साथ साथ इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण होना है और साथ ही 40 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से यहां होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे रिमोट का बटन दबाकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण और MRO सुविधा का शिलान्यास करने की कृपा करें। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देवियों सज्जनों। ये एयरपोर्ट आत्मविश्वास से भरे नए भारत की उभरती हुई तस्वीर है जो आज देश में विकास की गति और शक्ति को व्यक्त करती है। देवियों सज्जनों, ये वो भारत है जो आपदा को भी अवसर में बदल देने की क्षमता रखता है। ये आकांक्षी भारत है, ये समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित भारत है और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और युगांतरकारी नेतृत्व की बदौलत। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, सम्मान और कृतज्ञता से भरी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन हो गया।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, ज्यूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा हैं, जोश से भरे हुए युवा हैं, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को
इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में, इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही है। मेरठ मेट्रो और नमो भारत रेल तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी दे रही है और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने भी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज
भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के, 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। साथियों, एयरपोर्ट के अलावा ये क्षेत्र देश के 2 बड़े फ्रेट कॉरिडोर्स का भी हब बन रहा है। ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा। ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण यूपी दुनिया भर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है।
साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी है। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। मेरे किसान भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरे किसान भाई बहन, आपके इस योगदान से ही इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है, उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे। साथियों, यहां मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है, उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा देश के किसानों को मिला है, गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, यहां के गन्ना किसानों ने तो पहले के वो दिन भी देखे हैं जब कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। लेकिन आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। साथियों, किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता। ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं, वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। साथियों,
भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत छोटे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से गति और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए हमारी सरकार एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। साथियों, आप जब अपनी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी का सर्विसिंग सेंटर आसपास है या नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। भारत के 85 एयरपोर्ट 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब भारत में ही बहुत बड़े पैमाने पर एमआरओ सुविधाएं विकसित की जा रही है। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। अभी तक नमो भारत 2.5 करोड़ से अधिक लोग सफर कर चुके हैं।
दिल्ली मेरठ के जिस सफर में पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सफर मिनटों में ही पूरा हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ाया गया है। इन वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए। 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 तक रेलवे में सिर्फ 20,000 किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 के बाद से 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज कश्मीर घाटी हो या नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां, ये पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। पोर्ट यानी बंदरगाहों की क्षमता बीते दशक में 2 गुने से अधिक हुई है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है। जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया।
मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।